हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। ये जो हमारा यूनिट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन प्लांट साइंसेस, उसका ये टॉपिक है एक्सपर्ट सिस्टम। तो देखिए, अगर हम अपनी ह्यूमन लाइफ की बात करें तो हमारे पास दुनिया में हर एरिया में, हर सब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, सब्जेक्ट में वो लोग क्या है, उनके पास हाई नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में, वो उस क्षेत्र में। ठीक है। तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी एडवाइस देते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे मान लीजिए कोई क्लाइमेट का एक्सपर्ट है, वेदर का एक्सपर्ट है, तो वो उस चीज़ के बारे में जानकारी देता है, ठीक, एडवाइस देता है कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। एक सबसे नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं, तो वो भी तो एक्सपर्ट ही है एक तरीके से। एक तरीके से क्या वो एक्सपर्ट ही है, ठीक। तो क्या होता है कि हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हें बताते हैं हमें कोई दिक्कत है, बुखार है या जो भी दिक्कत है किसी को, वो डॉक्टर्स को हम बताते हैं। तो वो एक्सपर्ट हमें क्या करते हैं, अब हमने अपनी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स क्या करी, एक्सपर्ट को बताई। अब वो एक्सपर्ट क्या करेंगे, हमें एडवाइस देंगे, हमें रिकमेंडेशन करेंगे, हमें दवाइयाँ देंगे, या फिर जो भी टेस्ट की ज़रूरत है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए हमें रिकमेंड करेंगे, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो है। तो जो हमारी ये एआई है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें भी जो एक्सपर्ट सिस्टम है ना, उसका भी कुछ यही काम है, ठीक। जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जिसको इसलिए बनाया गया है ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, और एक डिसीजन मेकिंग क्या हो, एबिलिटी उसके अंदर जनरेट हो जाए, किसकी तरह, ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह, ठीक। समझिए, मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एक्सपर्ट सिस्टम, जिसको किस लिए तैयार किया गया है, ताकि उस कंप्यूटर के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता आ जाए, और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाए उसके अंदर, ह्यूमन एक्सपर्ट्स की तरह। जैसे अभी आप डॉक्टर वाला एग्जांपल ही ले लीजिए, कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स बताते हैं, ठीक है। तो सेम इसी की तरह एक्सपर्ट सिस्टम जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको भी इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो क्या कर सके, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और डिसीजन ले सके, ठीक। और वो डिसीजन लेकर हमें उसके लिए क्या करेगी, रिकमेंड करेगी, बताएगी हमें उसके बारे में, ठीक। तो इस चीज़ को हम एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। तो अब क्या है कि कंप्यूटर प्रोग्राम है ये, तो प्रोग्राम में क्या होगी, एल्गोरिदम्स वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें होती हैं वो होंगी, ठीक। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है ना, वो एक नॉलेज बेस को यूज़ करता है। इस नॉलेज बेस में क्या होती है, सेट ऑफ रूल्स और फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसी जो सेट ऑफ रूल्स है, फैक्ट्स है, उसी में से वो क्या करता है, ढूंढ के देता है हमारे लिए, जो भी डिसीजन है, रिकमेंडेशन है, उसको देता है, ठीक। क्योंकि जो भी वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो उसी के अंदर वो चीज़ डाली गई है, उसी को ढूंढ के देगा। तो सेम हमारा सेम ह्यूमन सिस्टम वाला ही चल रहा है, उसको उसी बेसिस पे तैयार ही किया गया है। ह्यूमन एक्सपर्ट जैसे होते हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम जो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको भी इसी तरीके से तैयार किया गया है कि उससे जब हम कोई क्या करें, कोई अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बताएं, वो उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए हमें कोई एक चीज़, डिसीजन जो है वो दे पाए, कोई रिकमेंडेशन दे पाए। और उसको करने के लिए वो क्या करती है, एक नॉलेज बेस का यूज़ करती है। हम डिस्कस करेंगे, ये इसका कंपोनेंट होता है एक, ठीक है। चलिए उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। अब तक एक्सपर्ट सिस्टम, आई होप समझे होंगे आप कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, जो डेवलप किए गए हैं और कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। तो देखिए, पहला है डेंड्रल। तो डेंड्रल एक एआई प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसको केमिकल एनालिसिस एक्सपर्ट सिस्टम के तौर पे, ठीक। इसके लिए केमिकल एनालिसिस के लिए बनाया गया था, ये एक्सपर्ट सिस्टम था ये। और इसका यूज़ किया जाता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, टू डिटेक्ट अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अननोन जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उनका डिटेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता था, विद द हेल्प ऑफ देयर मास स्पेक्ट्रम एंड नॉलेज बेस ऑफ केमिस्ट्री। जो मास स्पेक्ट्रा है और नॉलेज बेस है केमिस्ट्री की, उसका यूज़ किया जाता था डेंड्रल में। तो नाम याद रखिएगा कि डेंड्रल था, और किस लिए यूज़ किया जाता था, ये याद रखिएगा, केमिकल एनालिसिस के लिए। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है माइसिन। कई सारे एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा है माइसिन। तो माइसिन जो एक्सपर्ट सिस्टम है, इसको डिज़ाइन किया गया था, किस लिए हेल्प लिया जाता था इसका, टू फाइंड बैक्टीरिया कॉजिंग इन्फेक्शंस। जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करती हैं, उनके बारे में पता लगाने के लिए, और ऑल्सो फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द डायग्नोसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स के लिए रिकमेंडेशन के लिए, और ब्लड क्लॉटिंग डिजीजेस होती है उनके डायग्नोसिस के लिए, इन सारी बातों की जानकारी के लिए माइसिन का यूज़ किया जाता। उसके बाद है
PICS PXDES है। तो इसका यूज़ किया जाता था डिटरमाइन द टाइप एंड लेवल ऑफ लंग कैंसर का टाइप और लेवल पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था, ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है। उसके बाद कैडेट, तो कैडेट का यूज़ किया जाता था कैंसर एट अर्ली स्टेज डिटेक्शन में। अर्ली स्टेज डिटेक्शन में कैंसर अर्ली स्टेज डिटेक्शन में कैडेट का यूज़ किया जाता था। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, नाम याद रखिएगा आप। तो और आगे डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक एक्सपर्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो देखिए सबसे पहला, अ ह्यूमन एक्सपर्ट कैन चेंज बट एन एक्सपर्ट सिस्टम कैन लास्ट फॉर एवर। तो देखिए ह्यूमन एक्सपर्ट जो है, क्योंकि वो ह्यूमन है तो वो चेंज होता है। मान लीजिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे कोई एक्सपर्ट काम कर रहा है, तो हो सकता है उसका प्रमोशन हो जाए, वो किसी दूसरी जगह चला जाए, ठीक है। तो क्या है कि ह्यूमन एक्सपर्ट क्या है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो वो फॉरएवर तक लास्ट कर सकता है, वो चेंज नहीं करेगा। दूसरा है इट फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्सपर्टाइज। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो होता है वो ह्यूमन एक्सपर्टाइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। देखिए ह्यूमन एक्सपर्टाइज में क्या है कि अलग अलग लोग क्या है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग एरिया में एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास। तो कोई एक ही पर्सन तो हर दुनिया का जो भी टॉपिक है उसमें एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता ना, दुनिया में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग एरिया में वो एक्सपर्ट है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या करता है, वो एक ही जगह पे जितने भी एक्सपर्ट्स के एडवाइसेज हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको रखता है वो। तो इससे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ह्यूमन एक्सपर्टाइज का, इसको और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। उसके बाद है the expert system might incorporate knowledge from multiple human experts which would increase the effectiveness of the answer। तो यही चीज़ यहाँ पे आ गई कि जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, देखिए एक्सपर्ट सिस्टम में जो नॉलेज बेस होता है उसमें ह्यूमंस के द्वारा ही जो डाली गई सेट ऑफ रूल्स और जो भी नॉलेज है वो चीज़ें वो उसी का यूज़ करता है। अपने इसी दुनिया में हाइपोथेसिस और रूल्स नहीं बनाए हुए हैं कि वो अपना जानकारी देगा, लेकिन वो क्या करता है कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो मल्टीपल ह्यूमन एक्सपर्ट, जितने भी ह्यूमन एक्सपर्ट हैं, मतलब जो भी हैं, कई तरह के कई लोग के ह्यूमन एक्सपर्ट जो हैं, तो उनका नॉलेज को वो क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, एक जगह पे रखा रहेगा। और इससे क्या होगी, जो आंसर देने की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास अब कई सारे केसेस हैं, उन सबको कंडीशंस को वो समझेगा, एनालाइज करेगा और एक बहुत बढ़िया डिसीजन लेकर देगा उस यूज़र को, जो भी पूछना चाहता है उसके बारे में जानना चाहता है उसको। उसके बाद है इट इज़ मच रिलायबल फॉर जनरेटिंग एन एफिशिएंट एंड एक्यूरेट आउटपुट। ये जो हमारा एक्सपर्ट सिस्टम होता है ये एक एफिशिएंट और एक्यूरेट आउटपुट देने के लिए रिलायबल होता है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव। एक्सपर्ट सिस्टम बहुत हाईली रिस्पॉन्सिव होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक का, कॉम्प्लेक्स क्वेरी का एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही आंसर दे देता है। उसके बाद इट रिस्पॉन्ड्स इन अ वे दैट कैन बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है बहुत आसानी से समझाता है और जो यूज़र को उस समझ में आ जाएगा, इतनी आसानी से वो समझाता है। इट कैन टेक इनपुट इन ह्यूमन्स लैंग्वेज एंड प्रोवाइड्स द आउटपुट इन द सेम वे। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज में इनपुट ले सकता है और ह्यूमन लैंग्वेज में ही उसको आउटपुट दे भी सकता है। मतलब ह्यूमन जो है, यूज़र जो है, वो अपनी लैंग्वेज में उससे पूछ सकता है और वो उसी लैंग्वेज में ही उसको आंसर देगा, ठीक है। इसका ये चीज़ें आप चैट जीपीटी, एआई वगैरह यूज़ करते होंगे, आप उससे रिलेट कीजिएगा चीज़ों को। आप एआई से, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताता है, ठीक। तो इससे थोड़ा बहुत इससे रिलेट कीजिएगा, ठीक। तो ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स का, आप इसको इसके एडवांटेजेस में भी लिख सकते हैं। एडवांटेजेस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें भी तो इसकी एडवांटेजेस ही है ना, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको आप आर्किटेक्चर ऑफ वो भी कह सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो देखिए यूज़र इंटरफेस होता है सबसे पहला, उसके बाद नॉलेज बेस होता है, इन्फ्रेंस इंजन होता है जिसे रूल ऑफ इंजन कहते हैं या रूल इंजन भी कहते हैं, नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल। ये 5 कंपोनेंट होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम के। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ ऐसा कुछ हमें दिखेगा। तो एक नॉन एक्सपर्ट यूज़र होता है, एक नॉन एक्सपर्ट यूज़र होगा, मतलब जो यूज़र है वो जो भी अपनी क्वेरी जो भी जानना चाहता है, पूछना चाहता है, वो पर्सन होगा, ठीक है, वो पर्सन होगा ये।
अब ये क्या करता है, ये अपनी क्वेरी डालता है यूज़र इंटरफेस में। अब यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र इंटरफेस मतलब जिसके माध्यम से जो यूज़र है वो अपनी बात एक्सपर्ट सिस्टम तक पहुंचा सके। ठीक, जैसे हम गूगल पे टाइप करते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम टाइप कर सकते हैं वर्ड के माध्यम से, क्या कर सकते हैं, माइक से बोल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, वो माध्यम है जहाँ से हम क्या कर सकता है, ये जो नॉन एक्सपर्ट यूज़र है अपनी बात को एक्सपर्ट सिस्टम तक पहुँचा सकता है। तो ये जो यूज़र इंटरफेस है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल के फॉर्म में हो सकता है, इन सारी चीज़ों के फॉर्म में ये यूज़र इंटरफेस हो सकता है। ठीक, तो नॉन एक्सपर्ट यूज़र क्या करता है, क्वेरी जो भी होती है उसको अपने यूज़र इंटरफेस में डालता है। ठीक, अब ये यूज़र इंटरफेस क्या करेगा, इन्फरेंस इंजन तक जाएगा, जो भी उसकी क्वेरी है इन्फरेंस इंजन को पहुंचाएगा। इन्फरेंस इंजन क्या करता है, ये मेन चीज़ होती है, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, नॉलेज बेस से जितने भी रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, जो भी चीज़ें फैक्ट्स होती हैं उनको एनालाइज करेगा। ठीक, और ये नॉलेज बेस में भी नॉलेज कहाँ से आया होता है, एक्सपर्ट यूज़र से आया होता है, जो एक्सपर्ट होता है उसने इसमें डाला होता है। तो नॉलेज बेस से चीज़ कहाँ जाती है, इन्फ्रेंस इंजन में जाती है, इन्फ्रेंस इंजन से क्या जाती है, यूज़र इंटरफेस में जाती है, और ये एडवाइस के फॉर्म में नॉन यूज़र एक्सपर्ट के पास आ जाती है। तो चलिए और डिस्कस करते हैं इसके बारे में जो भी चीज़ है। तो देखिए सबसे पहला कंपोनेंट क्या होता है, नॉलेज बेस होता है। तो देखिए दिस इज वेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, रूल्स एंड फैक्ट्स और स्टोर। नॉलेज बेस वो कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम का जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रूल्स, जो भी फैक्ट है वो स्टोर रहते हैं। ठीक है, मतलब ये वो डिब्बा है जहाँ पे सारी जानकारी रखी हुई है, ये वो पार्ट है, वो हिस्सा है। The knowledge base is a type of storage that stores knowledge acquired from the different experts of the particular domain. नॉलेज बेस क्या है, नॉलेज बेस वो क्या है, हिस्सा है, वो टाइप ऑफ स्टोरेज है जो अलग अलग एक्सपर्ट से जितना भी नॉलेज है उसको स्टोर किए हुए हैं। ठीक, द मेन द मोर द नॉलेज बेस द मोर प्रिसाइज विल बी द एक्सपर्ट सिस्टम। जो नॉलेज बेस जितना बढ़िया होगा, जितना ज़्यादा होगा, एक्सपर्टाइज सिस्टम जो है, एक्सपर्ट सिस्टम, वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि इस डिब्बे में जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितनी ज़्यादा कंडीशंस होंगी, जितनी ज़्यादा रूल्स होंगी, जो तो एडवाइसेस होंगी, तो एक्सपर्ट सिस्टम उतने ज़्यादा अच्छे से अलग अलग कंडीशंस को एनालाइज कर पाएगा और उतना अच्छा एडवाइस दे पाएगा नॉन एक्सपर्ट यूज़र को जो पूछना चाहता है, जानना चाहता है उसके बारे में। तो जितना ज़्यादा नॉलेज बेस होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये नॉलेज बेस हो गया, मतलब बेसिकली वो हिस्सा, वो कंपोनेंट जहाँ पे जितना भी नॉलेज है वहाँ पे रखा हुआ है, जितना इंफॉर्मेशन है वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, ये पहला कंपोनेंट। उसके बाद क्या होता है, दूसरा यूज़र इंटरफेस होता है। तो यूज़र इंटरफेस क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम दैट अलाउज यूज़र टू इंटरेक्ट विथ इट। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम का वो पार्ट है जो यूज़र को अलाउ करता है कि एक्सपर्ट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाए, उससे जुड़ पाए। इट कैन बी अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, ये क्या हो सकता है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस होगा जिसपे हम लिखकर शब्दों के माध्यम से पूछ सकते हैं उससे, ग्राफिकल हो सकता है, और इवन वॉइस बेस्ड इंटरफेस भी हो सकता है, हम बोल कर भी उससे पूछ सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ यूज़र इंटरफेस द एक्सपर्ट सिस्टम इंटरैक्ट्स विद द यूज़र। तो यूज़र इंटरफेस की मदद से जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है वो किससे इंटरैक्ट करता है, जुड़ पाता है यूज़र से। टेक क्वेरीज एज एन इनपुट इन अ रीडेबल फॉर्मेट। उस यूज़र से एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, इंटरफेस से क्वेरी लेता है, जो भी उसको क्वेश्चन होता है उसको लेता है एक रीडेबल फॉर्मेट में, एंड पासिस इट टू द इन्फ्रेंस इंजन, और उसको क्या कर देता है, उस क्वेरी को, उस क्वेश्चन को इन्फ्रेंस इंजन को पास कर देता है। आफ्टर गेटिंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम इन्फ्रेंस इंजन इट डिस्प्लेज द आउटपुट टू द यूज़र। तो उसके बाद जब इन्फ्रेंस इंजन उसको रिस्पॉन्स देता है तो वो उसको एडवाइस के फॉर्म में यूज़र के पास भेज देता है। ठीक, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आ गया हमारे पास कंपोनेंट इन्फरेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है, ये ब्रेन ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं इसको हम, क्योंकि ये मेन प्रोसेसिंग यूनिट होता है एक्सपर्ट सिस्टम का, जो इन्फ्रेंस इंजन होता है वो। इन्फ्रेंस इंजन क्या करता है, इट यूजेस द नॉलेज फ्रॉम द नॉलेज बेस टू मेक डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस। इन्फ्रेंस इंजन जो नॉलेज बेस है, जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी रखी गई है, उसको एनालाइज करता है, उसको यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए। ठीक है, अब क्या चीज़ है ना कि ये जो इन्फ्रेंस इंजन है ना, दो तरह की, दो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करता है उस नॉलेज बेस से नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए।
ठीक है। मतलब ये जो नॉलेज बेस है, इससे जो भी जानकारी है उसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो एक अच्छा एडवाइस दे सके, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, दो तरीके अपनाता है, फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। देखिए फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड चेनिंग को डेटा ड्रिवन रीजनिंग भी कहते हैं। Starts with the available data or fact and uses rules and logic to derive new conclusion। तो ये जो भी डेटा और फैक्ट यूजर ने डाले हैं उसको देखता है, उसको शुरू करता है, उसको एनालाइज करता है, और उसके बाद जो भी रूल्स और लॉजिक है उनको देखता है, उसमें से अपने नॉलेज बेस में से, और एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। इसमें होता क्या है कि इट प्रोग्रेसेस फॉरवर्ड applying rules and making inference based on the given information until a desired conclusion is reached। तो ये फॉरवर्ड होता है, आगे आगे ये प्रोसेस चलती रहती है, रूल्स जो भी है उसको अप्लाई करता है, और जो इंफॉर्मेशन उसको मिला है उसके बेसिस पे वो एक कंक्लूजन निकालता है। वही जो बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है ना, इसको गोल ड्रिवन रीजनिंग हम कहते हैं। यहाँ पे गोल या डिजायर्ड आउटकम से ये चीज शुरू होती है, एंड वर्क बैकवर्ड टू फाइंड द नेसेसरी फैक्ट और डेटा टू सपोर्ट द गोल। इसमें होता क्या है, ऐसे समझिए कि गोल से कैसे शुरू होता है। बैकवर्ड चेनिंग में क्या होता है, हमारे पास पहले गोल हमें मिल जाता है कि हमारा गोल ये है, ठीक है, और इस गोल से हम क्या करते हैं, एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ऐसे समझिए कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसे खांसी जुकाम बुखार ये सारी चीजें हैं, उसने डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर को पता चला, तो सिम्टम्स के बेसिस पे वो क्या करेगा कि हो सकता है आपको फ्लू हुआ है, ठीक है, वायरल फ्लू हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, मान लीजिए उसको वायरल फीवर है, ठीक, उसके सिम्टम्स के बेसिस पे। तो डॉक्टर का ने पहले क्या बता दिया, गोल बता दिया, गोल बता दिया कि इसको शायद वायरल फीवर है, इस पर्सन को वायरल फीवर है, किसके बेसिस पे, उसको जो डेटा मिला, उसको जो डेटा मिला ना कि उसको बुखार है जुकाम है, ये सारी चीजें डेटा मिली, तो उस डेटा के बेसिस पे डॉक्टर ने गोल सेट कर लिया, क्या है कि इस पर्सन को शायद वायरल फीवर है, तो मुझे अब ये पता करना है कि इसको वायरल फीवर है कि नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करेगा डॉक्टर, उसको क्या करेगा, टेस्ट करने के लिए रिकमेंड करेगा कि आप टेस्ट करवाइए, और टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में पता चलेगा कि वायरल फीवर होगा या नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको पहले गोल मिला, आपको गोल क्या मिला, आपको मतलब आपको जो डेटा मिला था, आपको डेटा मिला कि उस पर्सन को जुकाम है बुखार है खांसी है, ये आपको डेटा मिला, डेटा मिला तो आपने क्या किया, पहले सबसे पहले आपने क्या किया, आपने गोल सेट किया, गोल सेट किया कि आपको शायद वायरल फीवर है, वायरल फीवर है, तो अब उस गोल को, गोल से आप शुरुआत करेंगे, पीछे जाएंगे, आप गोल से शुरुआत करेंगे और पता करेंगे कि इसको वायरल फीवर है कि नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप बैकवर्ड में जाते हैं, ये क्या होता है कि गोल या फिर डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम हो सकता है उससे शुरू होता है, डिजायर्ड आउटकम मतलब वायरल फीवर इसको शायद हो सकता है, तो आपको आपके पास पहले गोल आ जाता है, आपको इनपुट मिलता है और आप गोल सेट कर लेते हो, और फिर वहां से शुरू करते हैं जो भी रिकमेंडेशन देना है वो करना है, ठीक है। तो इट बिगिंस विद द डिजायर्ड कंक्लूजन एंड यूजेस रूल्स एंड लॉजिक टू डिटरमाइन दैट फैक्ट नीडेड टू रीच दैट डेस्टिनेशन। तो उसके बाद क्या होता है कि एक डिजायर्ड कंक्लूजन से शुरू होता है बैकवर्ड चेनिंग, और उसके बाद ये रूल्स और लॉजिक को ढूंढता है उस नॉलेज बॉक्स में से, जो उसकी इस डिजायर्ड कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद करते हैं, मतलब उसको प्रूव करने की मदद करेंगे कि हाँ यही कंक्लूजन है, इसको वायरल फीवर है तो इसी को वायरल फीवर है। तो ये क्या है, दो तरीकों से काम करता है नॉलेज, अरे इन्फ्रेंस इंजन। तो इन्फ्रेंस इंजन का मतलब बेसिकली काम क्या है कि नॉलेज बेस जो है वहां से क्या करना, नॉलेज को मतलब वहां से इंफॉर्मेशन को उठाना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना उस इनपुट के बेसिस पे, और उसके बाद डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर रिकमेंड करना, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होता है, नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल। नॉलेज एक्विजिशन में क्या होता है कि नए नए सोर्सेज से डेटा अपडेट करते रहना उस नॉलेज बेस में। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड अपडेटिंग द नॉलेज बेस ऑफ द एक्सपर्ट सिस्टम। क्योंकि अब एक बार डाल दिए तो जिंदगी भर एक ही डेटा थोड़ी रहेगा, अलग अलग रिसर्च चलती रहती है, नए नए डेटा मिलती रहती है, इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उसको अपडेट करना भी तो जरूरी है ना उस नॉलेज बेस को। तो यही जो अपडेट करने का प्रोसेस है, नए नए अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को अपडेट करना उस नॉलेज बेस में, इसको क्या कहते हैं हम, नॉलेज एक्विजिशन एंड लर्निंग मॉड्यूल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल। तो एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल में क्या होता है ना कि जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसने यूजर को क्या किया, एक एडवाइस एक रिकमेंडेशन कुछ भी दिया, तो
अब वो उस यूज़र को एक्सप्लेनेशन जब देगा कि उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल। तो this module helps the expert system to give the user an explanation about how the expert system reach a particular decision। इसमें क्या करता है, जो एक्सपर्ट सिस्टम हो यूजर को ये समझाता है, ये जस्टिफिकेशन देता है कि उसने जो कंक्लूजन निकाला है तो वो कैसे वहां तक पहुंचा है उस कंक्लूजन तक। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कंपोनेंट्स है हमारे किसके, एक्सपर्ट सिस्टम के। ये हमारे पास जो कंपोनेंट है एक्सपर्ट सिस्टम के। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डिस्कस करते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि वाई एक्सपर्ट सिस्टम, हमें एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। हमारे पास तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, हर एरिया में एक्सपर्ट्स हैं, ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, तभी भी हमें एक कंप्यूटराइज मेथड की ज़रूरत क्यों है। तो यहीं पे हम डिस्कस करेंगे क्यों ज़रूरत है। देखिए सबसे पहला ज़रूरत क्या है कि नो मेमोरी लिमिटेशन। एक ह्यूमन का माइंड है, तो ह्यूमन का माइंड में क्या है, आप दुनिया भर का डेटा तो नहीं भर सकते उसके माइंड में, उसका माइंड की एक लिमिट है। और एक ह्यूमन जितना दुनिया भर में एरिया उस सारे जानकारी अपने दिमाग में नहीं रख सकता। तो ह्यूमन के माइंड में क्या है, लिमिटेशन है, मेमोरी लिमिटेशन है। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम है, कंप्यूटराइज जो सिस्टम है हमारे, उसमें कोई स्टोरेज का मेमोरी लिमिटेशन नहीं है। तो देखिए इट कैन स्टोर एज मच डेटा एज रिक्वायर्ड एंड कैन मेमोराइज इट एट द टाइम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। तो एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, ये जितना मन करे भाई उतना डेटा, ये जितना ज़रूरी है उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है और मेमोराइज भी कर सकता है। बट फॉर ह्यूमन एक्सपर्ट्स देयर आर सम लिमिटेशन टू मेमोराइज ऑल थिंग्स एट एवरी टाइम। लेकिन ह्यूमन एक्सपर्ट्स में क्या है कि एक लिमिटेशन है भाई, हर चीज़ को याद भी नहीं रख सकते और हर तरह का डेटा वो स्टोर भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारा क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा है हाई एफिशिएंसी। तो हाई एफिशिएंसी में क्या है कि इफ द नॉलेज बेस इज अपडेटेड विद द करेक्ट नॉलेज देन इट प्रोवाइड्स अ हाईली एफिशिएंट आउटपुट विच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन। तो क्योंकि जो नॉलेज बेस में नॉलेज एक्विजिशन के माध्यम से हम नए नए सोर्सेज से जब डेटा अपडेट करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन अगर अपडेट करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, जब भी कोई क्या होगा, कोई यूज़र पूछेगा, जानना चाहेगा किसी चीज़ के बारे में, अपनी उसकी जो क्वेरी होगी, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया उसको एक डिसीजन, एक रिकमेंडेशन मिल सकता है। तो ये हाईली एफिशिएंट है, लेकिन ये चीज़ ह्यूमन के केस में नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों, ये नहीं हो सकता कि ह्यूमन अपने माइंड में अपडेट नहीं कर सकता, नई नई जानकारी जो मिलती है वो अपडेट करेगा, लेकिन एक ही ह्यूमन हर तरह की जानकारी अपडेट नहीं कर सकता, इसके लिए ये चीज़ है। उसके बाद है एक्सपर्टाइज इन अ डोमेन। तो एक्सपर्टाइज इन अ डोमेन कहने का क्या मतलब है कि देयर आर अ लॉट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन ईच डोमेन। हर तरह के, हर एरिया में, हर डोमेन में क्या है, बहुत सारे ह्यूमन एक्सपर्ट्स हैं। मान लीजिए फिजिक्स हमारी एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स एक हमारा डोमेन है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में तो कितने सारे एक्सपर्ट्स हैं, ठीक। एंड दे ऑल हैव डिफरेंट स्किल्स। तो सबके पास जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स, सबका अपना अपना अलग अलग स्किल है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस भी है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू गेट अ फाइनल आउटपुट फॉर द क्वेरी। तो क्या मतलब है कि देखिए हर क्षेत्र में, अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हर क्षेत्र में बहुत सारे क्या है, एक्सपर्ट्स हैं, और उन एक्सपर्ट्स से क्या है, अपना अपना एक्सपीरियंस है, अपना अपने क्या है, स्किल्स हैं, ठीक। मान लीजिए कोई 50 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से ही काम कर रहा है, तो क्या है, एक्सपर्ट जो लोग होते हैं तो उनका भी क्या है, अलग अलग डिफरेंसेस है उनके बीच में भी। तो अगर हमें कोई एक क्वेरी है, तो हो सकता है कि उनका जो एडवाइस का, रिकमेंडेशन का जो क्राइटेरिया हो, या जो वो एडवाइस करे, रिकमेंड करे, वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे रिकमेंड करेंगे। लेकिन अगर ह्यूमन एक्सपर्ट से गेन जो नॉलेज है, अगर हम एक्सपर्ट सिस्टम में उसको डाल देते हैं, तो ये एक इफ़िशिएंट आउटपुट देगा। सारी क्या करेगा, फैक्ट्स और नॉलेज को इकट्ठा करेगा, कंडीशंस को एनालाइज करेगा कि बेस्ट रिजल्ट क्या हो सकता है उस क्वेरी के लिए। तो ये क्या होगा, ये हमें एक बहुत बढ़िया, एक एफिशिएंट आउटकम देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद है नॉट अफेक्टेड बाय इमोशन। तो ये जो हमारी एक्सपर्ट सिस्टम है, ये किसी तरह की इमोशन से अफेक्टेड नहीं है, कोई इसको थकान नहीं होती, एंगर, डिप्रेशन एंड एग्जाइटी, ये सारी चीज़ें इससे नहीं होती। तो इसका परफॉर्मेंस क्या है, वो कांस्टेंट रहता है। अब ह्यूमंस में तो देखिए कोई भी इमोशन है, कोई सैड है, बहुत ज़्यादा खुश है, तो मतलब हर इमोशन में कोई काम तो नहीं कर सकता। तो क्या है, वो
उसका परफॉर्मेंस ह्यूमन का कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो उसको कोई भाई इमोशनलेस है वो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम बढ़िया से करता है। उसके बाद है हाई सिक्योरिटी। तो ये जो सिस्टम्स होते हैं हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद है कंसीडर ऑल द फैक्ट्स। तो क्योंकि हमने जो नॉलेज बेस होता है उसमें हर तरह का डेटा डाला होता है भाई, हर तरह का डेटा मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है उसको डाला होता है। तो जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सबको ये चेक करता है, सब कुछ कंसीडर करता है और उस हिसाब से फिर रिजल्ट देता है, एक बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन क्या ये कि ह्यूमन एक्सपर्ट के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि अब एक एक्सपर्ट है, एक टाइम में मान लीजिए 1000 क्या कर रहा है, वो कंडीशंस को सोच समझ के एक एडवाइस दे रहा है, लेकिन अब 1000 भी दे नहीं सकता, तो क्या है कुछ फैक्ट ज़रूरी छूट जाएंगे उसे कितना भी कंसीडर करे तो। लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सारी क्या है कुछ मतलब फ़ायदे हैं हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम के, या फ़ायदे, ये सब अब फ़ायदे ही कह सकते हैं। और हमें एक्सपर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों है ये। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की तो हम कह सकते हैं, अब तो 2 बार बात कर चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी और व्हाई वी नीड एक्सपर्ट सिस्टम में भी, सब उसका भाई अपना एडवांटेज ही तो बता रहा है ये बस। तो देखिए पहला है दीज सिस्टम्स और हाईली रिप्रोड्यूसिबल। ये जो सिस्टम्स होते हैं हाईली रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। हाईली रिप्रोड्यूसिबल का क्या मतलब होता है कि यही जो उनके पास जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो नए-नए सोर्सेज से वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है दे कैन बी यूज्ड फॉर रिस्की प्लेसेस वेयर द ह्यूमन प्रेजेंस इज नॉट सेफ। तो ये जो एक्सपर्ट सिस्टम है हम इनको रिस्की जगहों पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस है वो सेफ नहीं है। मान लीजिए कोई धमाका वमाका हो गया कहीं पर, तो वहाँ पे क्या है ह्यूमन प्रेजेंस सेफ नहीं है, तो कुछ हमें जानकारी चाहिए होगी धमाके से कैसे निकले, ठीक, बस ऐसे ही बोल रही हूँ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एरर पॉसिबिलिटीज़ आर लेस इफ़ द नॉलेज बेस कंटेन्स करेक्ट नॉलेज। तो अगर नॉलेज अरे यार नॉलेज बेस में अगर अपडेटेड नॉलेज है और सही नॉलेज है, तो एरर पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होगी या फिर नहीं होगी। उसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ दीज सिस्टम्स रिमेन्स स्टडी एज इफ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इमोशंस टेंशन और फटीग। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, बढ़िया रहता है, क्योंकि ये किसी तरह के इमोशन से अफेक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद दे प्रोवाइड अ वेरी हाई स्पीड टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर क्वेरी। ये बहुत हाईली रिस्पॉन्सिव होती हैं, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं, बहुत कम टाइम में ही। उसके बाद लिमिटेशन की बात करते हैं। तो द रिस्पॉन्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम मे गेट रॉन्ग इफ द नॉलेज बेस कंटेन्स द नॉलेज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। तो वही बात है कि अगर नॉलेज बेस में सही इन्फॉर्मेशन है फिर तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मान लीजिए अगर नॉलेज बेस में गलत इन्फॉर्मेशन है, तो क्या होगा, जो रिस्पॉन्स है एक्सपर्ट सिस्टम का वो खराब हो जाएगा, गलत जानकारी वो देगा। उसके बाद है इट्स मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ वेरी हाई। एक्सपर्ट सिस्टम का जो मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कॉस्ट होता है वो बहुत हाई होता है, ये बहुत महंगा होता है। फॉर ईच डोमेन वी रिक्वायर अ स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम विच इज़ वन ऑफ द बिग लिमिटेशन। इसका एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि हमें हर डोमेन के लिए, हर एरिया के लिए एक स्पेसिफिक एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए है, ठीक। केमिकल एनालिसिस के लिए एक अलग, बायोलॉजिकल के लिए एक अलग, ठीक। इसके लिए अलग अलग एक्सपर्ट सिस्टम चाहिए। हाँ ये चीज़ है कि केमिकल एनालिसिस में आप जितने भी कंडीशन और फैक्ट्स होंगे वो सबको एक जगह ये रखेगा, लेकिन तभी भी हर डोमेन के लिए हमें क्या है अलग अलग चाहिए, और इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है ये। उसके बाद इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम इटसेल्फ एंड हेंस रिक्वायर मैनुअल अपडेट। तो ये अपने से नहीं सीख सकता भाई, मशीन अपने से नहीं सीख सकता, तो मैनुअल अपडेट इसको देने की ज़रूरत है। इसके क्या कहते हैं फंक्शनिंग में, डेटा अपडेशन के लिए, तो इसको मैनुअल अपडेट्स की ह्यूमन की ज़रूरत है। तो ये क्या है इसके कुछ डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है एक्सपर्ट सिस्टम। तो जो एक्सपर्ट सिस्टम का एप्लीकेशन है ऑलमोस्ट हर एरिया में है, बिजनेस हो या गवर्नमेंट, हर एरिया में। कहाँ कहाँ है देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है, जैसे इंटरनल मेडिसिन में, ब्लड डिजीजेस के पता करने में, इन तरह के डायग्नोसिस में एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम्स हैं उनके डायग्नोसिस में भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जाता है।
उसके बाद है प्लानिंग एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट्स प्लान किया जा रहा है तो उनमें भी ये हेल्प करता है। उसके बाद है फोरकास्टिंग क्रॉप डैमेज को फोरकास्ट करने में कि इसको क्या दिक्कत हो सकती है, क्या रिस्क असेसमेंट हो सकते हैं, उनको फोरकास्ट करने में भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज होता है। डायग्नोसिस ऑफ द डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिस्टम्स में उनको डायग्नोसिस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर में, केमिकल एनालिसिस में एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ होता है। शेड्यूलिंग ऑफ कस्टमर ऑर्डर, कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड वेरियस मैन्युफैक्चरिंग टास्क। तो कस्टमर ऑर्डर के शेड्यूलिंग में क्या क्या कस्टमर ऑर्डर्स हैं उनको शेड्यूल करने के लिए, कंप्यूटर रिसोर्सेज और अलग जो अदर मैन्युफैक्चरिंग टास्क हैं उनमें भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद असेसमेंट ऑफ जियोलॉजिक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम डिप मीटर लॉक्स। जियोलॉजिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके असेसमेंट में भी ईएस का मतलब एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ होता है। असेसमेंट ऑफ स्पेस स्ट्रक्चर थ्रू सैटेलाइट एंड रोबोट और रोबोट्स की मदद से स्पेस स्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है ईएस का। और टीचिंग स्टूडेंट्स स्पेशलाइज्ड टास्क, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स को स्पेशलाइज्ड टास्क सिखाने में ईएस का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा ईएस का टॉपिक हुआ।